ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम करियर कॉलिंग में। और आज हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस यानी मेडिकल के एग्जाम की। तो अगर आप भी इसी से जुड़ी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं और सवाल है आपके मन में, जहन में ये सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से एक स्ट्रेटजी बना करके हम पूरा प्लानिंग करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट प्रिपरेशन बना सकें और चाहते हैं टिप्स लेना या फिर कोई सवाल करना, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल प्रमोद जी, आपसे सवाल अब ये है कि अभी जो एक स्टैटिक रिपोर्ट अगर मेजर की जाए तो उसके हिसाब से एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि एमबीबीएस में बच्चों का रुझान कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है कंपैरेटिवली इंजीनियरिंग को लेकर के। ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि भौतिकवाद का मतलब इकोनॉमिक कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इससे रिलेटेड है जी। 4 साल के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे बड़े अच्छे सैलरी के साथ अच्छे जगह पर प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन एमबीबीएस में 4 साल पढ़ाई करने के बाद 1 साल उनका इंटर्नशिप होता है। इसके बाद फिर उनको 3 साल के लिए पीजी की करीब 2 साल तो पीजी के कोर्सेज का ड्यूरेशंस होता है, लेकिन उसके लिए उनको 1 या 2 साल उनको तैयारी करने में लग जाते हैं। और जब वो 2 साल तैयारी, इस तरह से ये कहें कि टोटल ड्यूरेशंस उनका 4 इयर्स प्लस 1 ईयर्स उनका इंटर्नशिप में 5 इयर्स हो गया, प्लस 2 इयर्स उनको पीजी कोर्सेज के लिए, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एमडी कोर्स हो गया या एमएस का कोर्सेज हो गया। तो इस तरह से उनके 4 प्लस 3 और इयर्स आप ये काउंट कर ले, जो कैलकुलेटेड है, उससे कम नहीं हो सकते हैं। 7 इयर्स और एक साल और बीच में तैयारी की बात कर लें तो टोटल 8 इयर्स हो जाते हैं। 8 इयर्स में इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे प्रॉपर तरीके से सेटल हो जाते हैं, उनका घर द्वार सब बस जाता है। लेकिन एमबीबीएस करने के बाद बच्चे अपने रोड, अभी तक भी उनका जो स्टेटस होता है वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर होता है। चर्चा हम जारी रखेंगे प्रमोद जी। यहाँ पर हमारे साथ प्रीति जुड़ गई है इंदौर से। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैं प्रीति बोल रही हूँ रायपुर से। जी प्रीति, मैं जानना चाहती थी, अभी मैंने 12th के एग्जाम्स दिए थे। बिल्कुल। तो अब मैं सीपीएमटी की तैयारी करना चाहती थी, उसके लिए मैं जानना चाहती हूँ क्या करना होगा उसके लिए जो ज्यादा बेहतर होगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका प्रीति। हाँ, देखिए प्रीति, आपके जो मार्क्स हैं अगर 50% से एबव है, ऐसे स्टेट के लिए उससे भी थोड़ा कम होता है, 50% से एग्रीगेट अगर मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका सब्जेक्ट है तो आप मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पास है। और आप अभी से अगर अच्छी तरह से अगर तैयारी करना शुरू करती हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप अगर अच्छी तरह से तैयारी करना शुरू करती हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट पर इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लें टाइम को, और जो सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है उस पर अधिक समय दें, तो डेफिनेटली आपको जो साल का अंत होगा आपके लिए सुखद होगा, और आशा करते हैं कि आप इसमें सफल भी होंगे। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, सवाल पिछला वाला भी आपसे जारी रखूंगी, लेकिन क्योंकि प्रीति से जुड़ा ही एक सवाल है। आप जैसे बताया कि अगर 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप अपीयर कर सकते हैं, लेकिन कई बार बच्चों के मार्क्स उनके स्कूल में बहुत अच्छे रहते हैं, उनके एग्जाम्स में बहुत अच्छे आते हैं, उसके बावजूद वो मेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसका क्या रीज़न है? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि इसमें नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम होते हैं मेडिकल एमबीबीएस एग्जामिनेशन में, और सीबीएसई या फिर हम स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, उसको अगर हम लोग कंसीडर करें और उसके लिखने का पैटर्न और मेडिकल के एग्जाम का पैटर्न दोनों अलग होते हैं। उसमें हम ये कह सकते हैं कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी कुछ मेमोरी बेस्ड होते हैं, कुछ एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अप्रोच अलग होते हैं, और आपको सीबीएसई या फिर हम ये कहते हैं कि स्कूल के जो पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो दोनों के एटीट्यूड और प्रेजेंटेशन में डिफरेंसेस होता है। इसके कारण कुछ बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि जो स्कूल के या जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें आप अच्छी तरह से अगर आप याद कर लेते हैं, 2-4 बार क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो करीब फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। अगर बहुत अच्छे नॉलेजेबल टीचर हों या फिर आपके स्कूल के बहुत अच्छे टीचर हों, अगर उनसे आप कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप सेलेक्ट करके कहते हैं कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, अगर वो बता देते तो करीब ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं।
हर एक साल करीब करीब अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको उस कंटेंट्स को, उस कंसेप्ट को, उस टॉपिक्स को खूब अच्छी तरह से समझना होता है। जब आप अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझ जाएंगे तभी उसका आंसर कर पाएंगे, अन्यथा वो मुश्किल होता चला जाता है। प्रमोद जी, वापस आते हैं पुराने सवाल पर जो आपने बताया था कि काफी लंबा अरसा लग जाता है एक डॉक्टर बनने में, जी। तो इसीलिए शायद स्टूडेंट्स कतराते हैं और इकोनॉमिकली भी शायद एक लंबे अरसे के बाद में उन्हें कुछ हाथ लगता है, इस वजह से भी एक उनका इस ऑप्शन को ना चुनना भी एक कारण बनता है। तो ऐसे में बच्चों को राइट डिसीजन मेकिंग कैसे वो कर सकते हैं? मतलब नहीं, देखिए इसमें जो अगर बच्चे जिस लाइन को चूज करना चाहते हैं उसमें उनका चॉइस होता है, वो उनकी इच्छा होती है। और मैं चाहता हूँ कोई भी जिनकी अगर इच्छा है कि हमको ऐसा करना है तो उस तरह से तो रोका नहीं जा सकता है। और वो जो बच्चे अगर एमबीबीएस की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी तैयारी उस लेवल तक जाएगी। लेकिन ऐसे अगर हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है जो आपको इस तरह का है कि उसमें बच्चे कम जाना चाह रहे हैं, तो बेसिक रीज़न हम ये कह सकते हैं कि यही है कि इतना अधिक ड्यूरेशंस लग जा रहा है। और इसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद या पीजी करने के बाद उनको अगर अब कहीं ज्वाइन करते हैं तो उनकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं होती है, और उनको करीब करीब 8-10 साल संघर्ष करने के बाद एक अच्छे डॉक्टर के रूप में समाज के सामने आते हैं, तब उनका कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनका रिसोर्सेज या इकोनॉमिकली स्थिति ठीक होती है। बिल्कुल। प्रमोद जी, एक स्टूडेंट की तरफ से एक आपका सवाल मतलब पूछना चाहूँगी आपसे कि बेहतर प्रिपरेशन के लिए, और क्योंकि सीट कम है और ऐसे में जो बच्चे अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं मेडिकल में, उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे ताकि वो मेडिकल का एग्जाम कम सीटों के रहते हुए भी क्लियर कर सके? देखिए, अगर मैं टिप्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बच्चे फुल कंसंट्रेशन के साथ जी बिल्कुल अपनी पढ़ाई करें, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें, और जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हों उस टॉपिक के बारे में ज़रूर मनन करें। पढ़ने के बाद ज़रूर उस टॉपिक को मनन करें कि मैंने जो पढ़ाई किया है उसमें से मुझे कितना कंटेंट समझ में आया है, और अगर पूरी एकाग्रता के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली उनको उसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात ये कहें कि जब भी अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके साथ पेरेंट्स भी अगर इन्वॉल्व हो जाएं, उनके साथ बैठें, थोड़ा सा इंटरेक्ट करें कि आपने क्या पढ़ाई किया है, किस तरह का आपने क्या टॉपिक, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके क्या क्या आ सकता है। तो उस तरह से अगर पेरेंट्स भी उनके साथ अगर बैठ जाते हैं और जहाँ कहीं भी अगर कुछ दिक्कत होती है, टीचर का अगर कॉपरेशन मिलना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली उनको मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स की और टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है स्टूडेंट्स का एक बेहतर करियर बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी आपको प्रमोद जी कि आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए। तो दर्शकों, आपने जाना कि अगर आप चाहते हैं मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना तो कुछ मूल मंत्र, कुछ टिप्स आपको हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताई हैं यहाँ पर। अगर आप कंसंट्रेशन रखते हैं, जितना वक्त भी पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं और जिन चीज़ों के लिए आप फोकस्ड हैं उन पर हमेशा ध्यान रखें, तो कुछ सफलता के अपनाकर आप जरूर बेहतर करियर बना सकते हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।